नमस्ते विजिबिस, दिस इज हितैषी एंड लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2023 की टीयर 1 के कितने मार्क्स हैं मेरे, एंड EPFO जो एग्जाम दिया था उसमें मेरा क्या रहा या क्या प्रोसेस थी, क्या सब कुछ था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CHSL की, क्योंकि CHSL का जो आंसर किया वो मैंने 20 को देखी थी एंड EPFO का एग्जाम 21 को था। तो क्रोनोलॉजिकली बात कर लेते हैं। तो पहले CHSL में जो मेरे मार्क्स हैं वो हैं 140 रो स्कोर एंड 137 कट पिट के। और मैंने इस वाले CHSL में बहुत ही कम गलत करे एंड आई एम हैप्पी कि मैंने इतने कम गलत किए। तो मैंने टोटल गलत किए हैं 6 या 7, एक इंग्लिश में, एक रीजनिंग में, 2 मैथ्स में एंड 3 आई थिंक जीके में। तो इतने मैंने गलत किए। तो आई एम सेटिस्फाइड कि चलो कहीं तो इम्प्रूवमेंट है। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत ज्यादा होते थे, अब कम हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि 137 मार्क्स है, अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है तो हो सकता है कि जो मेरे मार्क्स है वो इंक्रीज कर जाए एंड मेरा CHSL टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। बट ये खुशी मेरी ज्यादा देर रही नहीं, क्योंकि कल यानी कि 22 को, नहीं आज 24 है आई थिंक, तो कल 23 को मैंने देखा कि वीडियोस देखी कि कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, उस हिसाब से कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मेरी शिफ्ट जो थी 9 अगस्त शिफ्ट 3, उसमें 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि तो अब कोई चांस ही नहीं है कि मेरा टीयर 1 क्वालिफाई हो, क्योंकि 137 नंबर तो कट ऑफ रहने वाली है नहीं। तो ये तो थी CHSL की कहानी। अब बात करते हैं EPFO का। EPFO का एग्जाम था मेरा 21 को और जो था सेकंड शिफ्ट में। तो मैं दिल्ली से चली थी सुबह 4:30 बजे और मैं वहां सेंटर तक 12 बजे तक पहुंच गई थी, बिकॉज सेंटर बिल्कुल जयपुर के एकदम दूसरी तरफ था। तो वहां से मुझे वहां जाने में भी 1.5 घंटा लग गया था। तो मैं 12 बजे वहां पहुंच गई थी एंड मैंने खाना खाया था सुबह 9:30 बजे के समथिंग। तो हमें लगा कि चलो भाई अब एग्जाम देके फिर खाना खाएंगे। अब समय हो जा रहा है, तो हमारे लिए कोई बुलावा ही नहीं आ रहा है, हमें कोई अंदर ही नहीं ले रहा है एग्जाम सेंटर के। हमें लगा ये क्या हो रहा है, 12 बज गए, 12:30 हो गए, 1 बज गया, जबकि हमारी जो टाइमिंग थी वो थी 12:30 से 1:30 बजे तक की। हमें हमारी एंट्री जो है वो 12:30 से 1:30 बजे तक की है, लेकिन 1 बजे तक भी कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है हमारी एंट्री का। फिर पता किया तो पता चला कि जो पिछले शिफ्ट है उसकी प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम में, तो इसलिए हमारी जो शिफ्ट है वो लेट चलेगी और अभी तो वही अंदर है, पहले वो बाहर आएंगे उसके बाद हमारा कुछ होगा। अब इतनी गर्मी थी वहां पे कि भूख भी लग रही है और लग रहा है कि कुछ खा लिया तो भी उल्टी आ जाएगी और नहीं खाएंगे तो भी उल्टी आ जाएगी। मतलब इतना दिमाग खराब हो गया गर्मी से, ना तो कुछ भारा और ना कुछ मन कर रहा, और वहां गर्मी में बाहर बैठे रहे। फिर हमें एंट्री मिली 3 बजे एंड 7 बजे तक हमारा पेपर था। तो जब मैं सेंटर से बाहर आई रात को 7 बजे, तो भूख भी लग रही थी, भूख नहीं भी लग रही थी, सिर दुख रहा था, गर्मी इतनी थी एंड और ट्रेवल करना था और इन सबसे मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। बस यूं लग रहा था कि कैसे जैसे मैं घर पहुंच जाऊं और ये जो मेरी तबीयत खराब हो रही है बस ये ठीक हो जाए। और सुबह से भूखे वो एक अलग। फिर मुझे पता था कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं दिल्ली तो आ नहीं पाऊंगी, तो मैं घर चली गई क्योंकि जयपुर से घर पास है। फिर मैं घर पे पहुंची रात को 11:30 बजे। तो ये थी मेरी पूरे दिन की जर्नी। और उस दिन इतनी गर्मी थी ना, मतलब अभी तक की सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन था वो। तो अब आपको क्वेश्चन बता देती हूँ मैंने कितने अटेम्प्ट किए और पैटर्न क्या होता है। तो क्वेश्चन आते हैं 150 मिनट मिलते हैं एंड मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 115। और मैं ये कहूंगी कि पेपर इतना अच्छा था कि हर CGL एस्पिरेंट को ये पेपर जरूर देना चाहिए। इसके अंदर ना बैंकिंग के क्वेश्चन भी थे, तो वो आप निगलेक्ट कर सकते हो अगर आप टोटली CGL एस्पिरेंट हो। बाकी जो क्वेश्चन थे वो CGL लेवल के भी थे, इजी भी थे और हार्ड भी थे, मतलब हर तरीके का मिक्सअप था ये पेपर। तो CGL वालों को तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इजी भी थे पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो इस लेवल के थे कि हाँ CGL मेंस में जरूर आ सकते हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नए से थे, मतलब आपने वो CGL में भी पहले कभी नहीं देखे होंगे। आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पूछा है, ये बताना है, ये करना है। तो मतलब वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी। तो उसके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में लैंग्वेज चेंज थी, हर में ही लैंग्वेज चेंज थी थोड़ी थोड़ी। तो कुछ नए तरीके के क्वेश्चन भी मैंने वहां देखे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। तो जीके के अंदर अभी मणिपुर का काफी ज्यादा सीन जो है लाइमलाइट में था। तो मणिपुर का क्वेश्चन था, झारखंड से क्वेश्चन था। दोनों ही क्वेश्चन ये थे कि वो राज्य किस दिन बने थे, और ऑप्शन बहुत ही पास थे। एंड और था राजकीय पशु क्या है, किसी स्टेट का राजकीय पशु पूछा था। मैच दी फॉलोइंग थे, जैसे कि CGL मेंस में आते हैं और अच्छे खासे मैच दी फॉलोइंग थे। तो CGL मेंस जैसा लगा मुझे वो मैच दी फॉलोइंग। स्कीम थी जो कि डिस्क्रिप्टिव थी, 4 ऑप्शन थे डिस्क्रिप्टिव थे, ए बी दोनों ही नहीं, दोनों, इस तरीके से था, जो कि CGL में भी आता है। एक जो स्कीम्स होती हैं वो CGL में भी डिस्क्रिप्टिव मैनर में ही आती हैं। बहुत सारी चीजें थी जो मुझे CGL मेंस के हिसाब से लग रही थी, बट वही है कि वो इतना सब याद नहीं रह पाता है कि वहां क्या था। पर मैं आपसे जरूर कहूंगी कि जब आपको EPFO के क्वेश्चन पेपर मिले, जब आंसर की वगैरह आएगी, तो आप जरूर सोल्व करना अगर आप CGL एस्पिरेंट हो तो। मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर कुछ सवाल काफी डिफरेंट से थे। एक सवाल था कि कोण, स्फीयर एंड सिलेंडर, इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना था। हाइट और रेडियस
सेम दे रखी हैं तो क्या होगा। तो ये था एक सवाल। एंड एक सवाल था जिसके अंदर ए ब्रैकेट में एक्स और फिर लिखा हुआ था कि इस फॉर्म में जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फिर एक्स की फॉर्म में दी हुई थी, जैसे मान लो 3x+5 एंड 2x+10 इस तरीके से दी हुई थी। तो अब कहा था कि अगर जो साइड है वो बन जाए ए ब्रैकेट में 3, तो बताओ कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो इतना था सवाल। मैंने एक दो बार पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि करना क्या है इस सवाल में, क्या क्या स्टेप्स करने हैं, मतलब काफी कुछ पूछ लिया था। इंग्लिश के अंदर जो एक्टिव पैसिव है वो इजी तो थे बट इंपेरेटिव सेंटेंस में थे। 2 या 3 सवाल तो लेट पे थे, लेट अस डू दिस वर्क इस टाइप से थे, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो विश पे थे, कमांड पे थे। एंड एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि लेट में कुछ दे रखा था और ऑप्शन के अंदर शुड भी था और मस्ट भी था, तो उसमें कंफ्यूजन होता ही है कि क्या आएगा। एक सवाल था जिसमें डिडंट दे रखा था एंड उसमें नोट टू बी और नोट बी दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था। इजी नहीं थे एक्टिव पैसिव पर शॉर्ट थे। और पता है डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स देने चाहिए, इससे ना काफी ज्यादा नॉलेज डेवलप होती है, एग्जाम करने का, एग्जाम को हैंडल करने का तरीका डेवलप होता है। अब जैसे सीजीएल प्री में जो कि 2022 में हुआ था, उसके अंदर एक सवाल था जिसमें जो क्वेश्चन था वो फोन पे था, मतलब इंग्लिश में फोन दिया हुआ था एंड उसके बाद में पूछा था कि इसके आगे क्या आएगा, तो फोन के साथ में ऑफ आता है, फोन ऑफ। तो यही वाला जो सवाल है ये मेरे ईपीएफओ में भी पूछा गया था, जिसमें ऐसे दे रखा था फोननेस ब्लैंक स्पेस फिर सेंटेंस था, फिर आगे फोन फिर ब्लैंक स्पेस। तो इसमें ऐसे ऑप्शन थे ऑफ फोर ऑफ, और भी 2-3 और थे, 2 ऑप्शन और थे। तो इस तरीके से था, वही जो फोन ऑफ है वो यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से कई बार सवाल इधर उधर लिंक्ड आ जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि क्या याद रहता है, क्या मैं बोल पाती हूँ, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम ही सही सवाल है, कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। रीजनिंग के अंदर जैसे कि सीजीएल मेंस में होता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट, कंक्लूजन ज्यादा थे। और एक जैसे लाइन दी हुई है, फिर उससे बोला है कि जो ये 2 स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं इनमें से पहली सफिशिएंट है ऊपर वाले आंसर, मतलब ऊपर वाली लाइन के लिए, या दोनों सफिशिएंट है, या इधर 1 और इधर 2, इस तरीके से भी कर रखा था। तो ये वाले जो सवाल है वो सीजीएल मेंस में ज्यादा आते हैं, तो आपको जरूर करने चाहिए ये वाले सवाल। सवाल था रीजनिंग के अंदर जो कि इस तरीके से था, मतलब स्टेटमेंट अजम्पशन था, उसके अंदर ये दे रखा था अजम्पशन में कि मतलब डिड नॉट भी दे रखा था और ईदर और भी दे रखा था। तो समझ में मुझे ये नहीं आया कि अब मैं इसको क्या मानूं। डिड नॉट के साथ में इधर और दे रखा है तो इसको नीदर नोर मानूं, ये भी नहीं ये भी नहीं, या फिर इसको ये मानना है कि इन दोनों में से एक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। राम डिड नॉट यूज ईदर पेन और पेंसिल। अब मेरे को इसमें ये नहीं समझ में आया कि डिड नॉट के साथ में इधर और दे रखा है तो मुझे इसे नीदर नोर मानना है कि ना तो उसने पेंसिल यूज की ना पेन यूज किया, या फिर ये मानना है कि उसने पेंसिल और पेन में से एक को यूज नहीं किया। तो आई वॉज कंफ्यूज देयर। अब कंप्यूटर सेक्शन जो था वो बहुत ही लेंदी था और डिफिकल्ट भी लगा मुझे, क्योंकि लेंदी है और फिर ऑप्शंस ऐसे थे ए बी बोथ, ईदर और। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन है वो भी कंप्यूटर में लंबे लंबे लाइनों के, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो ओवरऑल ये था ईपीएफओ का। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, जिस भी एग्जाम की आप कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके टाटा बाय।